गुड इवनिंग। आज हम यूपीपीसीएस मेंस जो मार्च 2026 में होना है, एक्सपेक्टेड है, उसके कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। यूपीपीसीएस में सिलेबस में थोड़ा बहुत नयापन आया है, कुछ नए ट्रेंड्स एमर्ज हो रहे हैं, तो उस सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि विशेषकर जीएस पेपर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जीएस पेपर 1 हम आने वाले दिनों में इस सारे पेपरों को फ्रॉम फर्स्ट टू 6 जितने भी पेपर हैं प्लस ऐसे उन सब चीज़ों का डिस्कशन करते रहेंगे अपने वीडियोस में। ये स्ट्रैटेजी टॉक्स होती हैं। स्ट्रैटेजी टॉक्स का मतलब होता है कि हम रणनीति कैसे बनाएं, क्योंकि स्टडी मटेरियल तो आपके पास अवेलेबल है और आपको सेक्शन वाइज स्टडी मटेरियल प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने का मतलब होता है कि उसकी छटाई करनी, बहुत सारा मटेरियल आपके पास अवेलेबल होगा, तो उसमें से जो यूज़फुल है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ करते समय, ये कोई भी नोट्स बनाते समय ये याद रखना है कि आपके पास मैक्सिमम वर्ड लिमिट 250 वर्ड्स या 200 तक होती है। मैक्सिमम 150 और 250 के बीच ही सारे आंसर्स आपको लिखने होते हैं। अब लड़के करते क्या हैं, बच्चे करते क्या हैं कि नोट्स के नाम पर बड़ी बड़ी पोथियां तैयार कर लेते हैं ना। हर टॉपिक, जितने टॉपिक हैं, हर टॉपिक पर आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, संक्षिप्त नोट्स जिसको हम कहते हैं। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ आर्ट और कल्चर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। प्रीलिम्स में भी 8 से 10 क्वेश्चंस होते हैं, मेंस में भी इस पर 25-30 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और कई बार इंटरव्यू में भी 1-2 क्वेश्चन इससे निकल आते हैं। तो इसलिए आप अच्छे से इसको तैयार करिएगा, जिसको हम कहते हैं ना थॉरोली प्रिपेयर करना है टॉपिक को। किसी भी टॉपिक को थॉरोली प्रिपेयर करने का मतलब होता है कि उसमें जितने सेक्शंस हैं, जितनी एंट्रीज हैं, उन सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आपके पास उसके लिखित नोट्स होने चाहिए। आर्ट और कल्चर को लोग बच्चे जो तैयार करते हैं मोस्टली वो सोचते हैं कि आर्ट और कल्चर का मतलब है कि हमने मंदिर निर्माण शैली और संगीत के बारे में जान लिया, होगी हमारी। नहीं, आप आर्ट एंड कल्चर को अगर समग्र ढंग से तैयार करना चाहते हैं, थॉरोली तैयार करना चाहते हैं, तो 4 पार्ट में इसको तैयार करिएगा। पहला है कि आप जो है इसमें सबसे पहले तो आपको लेना है इंडियन आर्किटेक्चर, टेम्पल, स्तूपा एंड फोर्ट्स। ठीक है, कि भारतीय जो वास्तु कला है, इसमें मंदिर निर्माण हो गया और जो आपके किलों का निर्माण हो गया। आप जैसे हम किलों की बात करते हैं तो प्रयागराज का किला हो गया उत्तर प्रदेश में, और आगरा का किला हो गया जो अकबर के द्वारा बनाए गए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा आपके बहुत सारे हमारे जो मंदिर हैं और जो हमारे बहुत सारे राजों के महल हैं, ठीक है, कौशाम्बी में हो गया, बहुत सारे हमारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं यूपी में, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो मंदिर निर्माण इसमें तीन आपको कालों में इसको बांटना है। प्राचीन काल में कैसे था, मध्यकालीन भारत में क्या क्या नई चीज़ें जुड़ी, और आधुनिक भारत में इसमें क्या है, विशेषकर जो मॉडर्न आर्किटेक्चर उसमें क्या नई चीज़ें आ रही हैं। तो प्राचीन भारतीय में आप देखिएगा कि जो पुराने आपके अजंता एलोरा से लेकर के और आपके बाद में जो मुग़ल काल का स्थापत्य कला है वो, और बाद में जो ब्रिटिश काल में भी जो थोड़ा बहुत, जैसे फोर्ट विलियम बना है, कलकत्ता में बना था, और अदर जो इनके किले हैं, या आपका बाद में जो हमारा राष्ट्रपति भवन बना था दिल्ली में, जब कलकत्ता से दिल्ली राज, तो ये सारा मॉडर्न आर्किटेक्चर भी आपके जहन में होना चाहिए। तो 3 कालों में, प्राचीन काल में क्या स्थिति थी, मुग़ल काल में मुग़ल स्थापत्य कला में इंडो इस्लामिक शैली क्या थी, और मुग़ल स्ट्रक्चर्स जो बने हैं जो वो क्या थे, उनके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी है। इसके बाद आपको जो सेकंड पार्ट है पेंटिंग और स्कल्पचरल, तो पेंटिंग्स के विशेषकर इसमें जो है आपका, तो पेंटिंग में आपकी फिर 3 शैलियाँ हो जाती हैं। एक होती प्राचीन काल में जो पेंटिंग्स होती थी, वही गुफा चित्र वगैरह जो थे, भित्ति चित्र वगैरह जो थे। फिर मुग़ल काल में पेंटिंग में विशेषकर जहांगीर का काल था, शाहजहाँ का काल था, इसमें अच्छी खासी पेंटिंग्स हुई है, मुग़ल पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा आपका जो आधुनिक कला है, इस पर भी आपकी जानकारी होनी चाहिए, विशेषकर राजा रवि वर्मा जैसे जो आपके आधुनिक चित्रकार हैं, ठीक है। इसी तरह से प्रोग्रेसिव ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट है, बंगाल स्कूल है,
और आपके जो मॉडर्न आर्ट है, ठीक है, और कुछ नए नाम जो अच्छे अभी भी काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, और जो उत्तर प्रदेश से जाने माने जो चित्रकार हुए हैं और जो उनकी कलाकृतियाँ हैं, उनके बारे में भी हमें आपको जानकारी रखनी। तो पहला आपको करना है कि वो हमारा इंडियन आर्किटेक्चर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने दूसरी चीज़ पीप आर्टिस्ट का जो मैंने आपको बताया है, वो बताया है आपका कि पेंटिंग, ठीक। और पेंटिंग में एक और चीज़ है जिसको अधिकतर बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं या नहीं पढ़ते हैं, वो है आपका कि लोक चित्रकला, मधुबनी शैली हो गई, ठीक, मधुबनी शैली और बूंदी शैली और कोटा शैली, बहुत सारे जो हमारे लोकल आर्ट्स हैं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे लोकल का आर्ट्स रहे हैं, पेंटिंग स्कूल्स रही हैं, तो उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। विशेषकर चूँकि उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जो इस पेंटिंग्स की स्कूल्स हैं, उसके बारे में जानकारी आपको बनानी है, लेनी है। तीसरा सेक्शन इसका आप तैयार करिएगा, वो है म्यूजिक और डांस, ठीक। म्यूजिक और डांस में शास्त्रीय संगीत हो गया आपका, और आपका लोक संगीत हो गया आपका, और आधुनिक संगीत हो गया। तो जो आपके शास्त्रीय संगीत में कर्नाटिक संगीत हो गया आपका, और आपका भारतीय संगीत, जितनी भी जो घराने हैं, लखनऊ घराना है, बनारस घराना है, तो ये शास्त्रीय संगीत के जो घराने हैं। और जैसे अभी आपके उत्तर प्रदेश के बनारस से पंडित छन्नूलाल मिश्र जो पद्म विभूषण प्राप्त थे, और अभी भी जिनको जो मतलब परलोक गमन हुआ है, तो वो उनकी स्कूल क्या थी। और आपके अभी जो राजन मिश्रा, साजन मिश्रा हैं, या और भी बहुत सारी जो हस्तियां हमारे उत्तर प्रदेश से हुई हैं, उनके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन किस किस स्कूल को बिलोंग करते हैं। फिर नृत्य की शैली भी आप जानते हैं कि भरतनाट्यम, और आपका जो भारत के महत्वपूर्ण नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, या अन्य जो शैलियाँ, नृत्य शैलियाँ, वो हो गई। और इसके अलावा जो लोक नृत्य हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोक नृत्य जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोक नृत्य में आप जो है हमारा जैसे आपके यूपी में है, यूपी के भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग लोक नृत्यों की परंपरा रही है। ब्रज में अलग परंपरा है आपके, और वो जो भोजपुरी बेल्ट है, गोरखपुर वगैरह इधर में एक अलग नृत्य शैलियाँ हैं। तो ये लोकल जो हमारा नृत्य शैलियाँ, उनके बारे में जानकारी होना। पहला इंडियन आर्किटेक्चर मैंने आपको बताया, दूसरा पेंटिंग्स के बारे में आपकी जानकारी विशेषकर, तीसरा मैंने आपको बताया है कि जो संगीत है, नृत्य है, उसके बारे में। और जो चौथा सेक्शन इसमें आपको तैयार करना चाहिए, वो फिलॉसफी, लिटरेचर और कल्चरल इंस्टीट्यूशन, दर्शन, साहित्य और सांस्कृतिक संस्था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होगा, ठीक। अब इसमें बहुत ज़्यादा वाइड जाने की, जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं, तो फिलॉसफी में आपको कम से कम 3 स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए। सांख्य दर्शन क्या है, न्याय दर्शन क्या है, और वेदांत दर्शन, शंकराचार्य का दर्शन क्या है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म जीवो परो नास्ति, ब्रह्मविद ब्रह्म भाव। तो इसी तरह ये शंकराचार्य का दर्शन मैंने वेदांत दर्शन से बहुत ही 3 लाइनों में मैं बांध दिया। इसी तरह आपको सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैसे तो षड दर्शन की बात होती है, लेकिन अगर षड दर्शन पढ़ते भी तो ये आपको कुछ मतलब 100-200 शब्द में हर दर्शन के बारे में आपको तैयार करके रखना है। इसी तरह से जो आपके साहित्य है, साहित्य में फिर प्राचीन साहित्य से लेकर मध्यकालीन साहित्य और आपका आधुनिक साहित्य। तो मध्यकालीन विशेषकर जो भक्ति आंदोलन है, और भक्ति आंदोलन के बहुत सारे महत्वपूर्ण जो कवि थे, वो सब बनारस और उत्तर प्रदेश से चाहे कबीर को ले लीजिए, ठीक है। मीराबाई हालांकि राजस्थान से रही हैं, लेकिन बहुत बड़ा समय और जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने आपके यहाँ गुजारा उत्तर प्रदेश में। इसी तरह से रहीम है। तो ये साहित्य, मध्यकालीन साहित्य, आधुनिक कविता। आजकल थोड़ा बहुत दलित साहित्य की भी चर्चा चलने लगी, तो दलित साहित्य पे भी थोड़ा बहुत आपकी जानकारी होनी चाहिए। और फिर कल्चरल इंस्टीट्यूशन, कल्चरल जो सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, जो ललित कला अकादमी है,
या संगीत नाटक अकादमी है, इनके बारे में जानकारी, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस किस को दिए गए पिछले 5-6 सालों में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं वो कवि और उनकी उनकी कृतियाँ आपको जानकारी होना चाहिए। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में साहित्य सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है, और जो बहुत महत्वपूर्ण साहित्यिक हस्तियाँ हैं, पूरा छायावाद जो है पूरा आपके उत्तर प्रदेश में ही फला फूला है, हिंदी साहित्य का छायावाद, ठीक है। वो मैक्सिमम महादेवी वर्मा से लेकर के और निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तक तारागंज प्रयागराज में रहते थे, तो महादेवी वर्मा स्वयं इलाहाबाद में रहती थी। तो उन जो महान विभूतियाँ हैं साहित्य की, वो आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए। सांस्कृतिक संस्थाओं मैंने कह दिया, ललित कला अकादमी, प्रयागराज में साहित्य सम्मेलन हो गया, ललित कला अकादमी हो गया। अभी जो मोदी जी ने प्रयास किया था कि भाई आपके छठ को आपके वैश्विक मान्यता मिले, यूनाइटेड नेशन से रिकॉग्निशन मिले, और दीपावली को भी यूनाइटेड नेशन का रिकॉग्निशन या मान्यता दिलाने की बात की है। तो ये सारे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं इनको कवर करते हुए आप तैयारी करिए। तैयारी करने का मतलब है कि नोट्स बनाना, और नोट्स किसी भी टॉपिक पर 200 से 300 शब्द से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नोट्स बनाने का मतलब कॉपियाँ भरना नहीं है। हर टॉपिक पर बहुत ही शॉर्ट में, और वो केवल कॉपी में नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें, वो आपके मस्तिष्क में भी होनी चाहिए। लिखने के बाद वो आपको उसका जानकारी भी होना चाहिए। तो 10 किताबों से मैटर इकट्ठा करना और कॉपियाँ भरना ये तैयारी नहीं है। बस सेलेक्टेड पॉइंट्स लिखना, हर चीज़ के बारे में 10 से 15 पॉइंट्स लिख करके, ठीक है। नागर शैली क्या है, द्रविड़ शैली क्या है स्थापत्य की, ठीक है। अभी जब आप फोर्ट की बात करेंगे, किलों की बात करेंगे, तो फिर उसमें आपको राजपूताना शैली में और मराठा शैली में भी अंतर जानने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस सेक्शन में जो है आपको मैंने ये इसके डिस्क्रिप्शन में ये सारे पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ, दे रहा हूँ। तो आप इन पॉइंट्स को तैयार करिए, और इसके लिए एनसीईआरटी की पुस्तक है, उनका आप आधार लीजिए, क्योंकि वो ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा NIOS के भी नोट्स भी आप इस पर पढ़ सकते हैं। और बाकी कोचिंगों का स्टडी मटेरियल तो है, लेकिन कोचिंगों के स्टडी मटेरियल को पढ़ते समय थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि वो अधिकतर नोट्स टाइप किए जाते हैं बहुत ही अनाड़ी लोगों के द्वारा, तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। इवन जो बुक्स होती हैं सामान्य पब्लिशर्स की, जो लोकल पब्लिशर्स, उनमें भी कई बार मिस्टेक्स होती हैं। तो आप ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का यूज़ करिए। पुरातत्व विभाग की वेबसाइट से भी आप कुछ जो उत्तर प्रदेश के स्मारक हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये था आपका आर्ट एंड कल्चर पे ट्रेंड एनालिसिस। अगला जो हम करेंगे वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इन द पर्सपेक्टिव ऑफ उत्तर प्रदेश। इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में उठाएंगे, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तो पढ़ेंगे, लेकिन उस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कैसे पढ़ना है, जो मॉडर्न हिस्ट्री की इवेंट्स हैं उनको उत्तर प्रदेश से कोरिलेट करते हुए कैसे तैयार करना है, इसकी जानकारी अगले वीडियो में देंगे। और इससे रिलेटेड और भी जो जानकारियाँ हैं वो हम इसका डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप इनको ध्यान से पढ़िए और तैयारी करिए। गुड लक।